A bulb is filled with a definite amount of gas which hold a pressure of 60 centimeters of mercury. Pressure is 60 centimeters of mercury in a bulb. Another gas having volume of 1.52 ml at 1 atmosphere was added to this bulb so that new pressure becomes. इसमें a gas which is 1.52 ml at 1 atm is added, and this new gas, the total pressure becomes 65 mm of Hg. Calculate volume of bulb if all measurements are made at same temperature. देखिए, originally there was some gas. इस बात को हम प्रॉब्लम को अच्छी तरह से समझें. A gas at 60 centimeters of mercury. इसके अंदर कोई दूसरी गैस डाली, उस गैस का प्रेशर 1 एटमॉस्फियर पर, इस गैस का वॉल्यूम था 1.52 ml, और अब जो टोटल प्रेशर हो गया उन दोनों गैस को मिलाने के बाद वो 65 mm हो गया. मैं कहता हूं इस 65 mm ऑफ Hg में 60 सेंटीमीटर ऑफ Hg में ओरिजिनली जो गैस था उसका प्रेशर 60 सेंटीमीटर ही रहा होगा. इधर मैं लिखता हूं सम गैस A एट 60 सेंटीमीटर ऑफ Hg in V liters at T temperature is added with some gas B which is 76 centimeter of Hg in 1.52 ml at T टेम्परेचर, और इन दोनों गैस को मिलाने के बाद गैस A प्लस गैस B, फाइनल प्रेशर हो गया 65 सेंटीमीटर ऑफ Hg और इन V लीटर्स एट T टेम्परेचर. अब इधर मैं कहता हूं इन दोनों वेसल को देखें तो वॉल्यूम सेम, टेम्परेचर सेम, तो इसमें गैस ए का पार्शियल प्रेशर 60 सेंटीमीटर ही रहा होगा. इसमें गैस ए का पार्शियल प्रेशर 60 सेंटीमीटर ऑफ Hg ही रहा होगा, जबकि गैस बी का पार्शियल प्रेशर 5 सेंटीमीटर ऑफ Hg हुआ होगा. अब मैं कहता हूं फॉर गैस बी टेम्परेचर एंड मोल्स आर कांस्टेंट. इसलिए गैस बी के लिए P1 V1 वुड बी इक्वल टू P2 V2. गैस बी के लिए प्रेशर P1 है 76, वॉल्यूम है 1.52 ml, P2 है 5 और वॉल्यूम V मुझे निकालना है. सो वॉल्यूम V वुड बी इक्वल टू 76
into 1.52 by 5 ml. This is the answer. This is the volume of this vessel here and here. Once again, इस प्रॉब्लम में लॉजिक और एक विजुअलाइजेशन वो बहुत जरूरी है. बड़े ध्यान से प्रॉब्लम को बार बार पढ़ो और सॉल्यूशन को बड़े ध्यान से देखो. मैं दोबारा समझाता हूं पूरे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को. पहले एक बार आप देखो दो मिनट के लिए, फिर मैं एक और बार समझाता हूं. जो भी कुछ इससे आंसर आ रहा है हमारा 15, हम जो कुछ कर रहे हैं परफेक्ट कर रहे हैं. वी वुड नेवर माइंड. 22nd नहीं 20th 60 सेंटीमीटर 65, ठीक है. नहीं, आंसर 23.104 दिख रहा है ना, ठीक तो है. देखो तुम सॉल्व करने में तुम गलती कर रहे हो, आंसर और ये चीज मैच कर रही है. प्रॉब्लम देखिए वंस अगेन, अभी आंसर मत देखो, पहले तो प्रॉब्लम को पढ़ो, क्या दिया था और कैसे सोचा. वंस अगेन दिस इज अप्लाइड लेवल प्रॉब्लम. प्रॉब्लम का लेवल बढ़ चुका है. अभी तक के प्रॉब्लम बड़े आसान लेवल के थे. यह प्रॉब्लम में थोड़ा सोचना है. हाँ बस, तो इससे क्या आ रहा है देखो ना. आई थिंक डिवाइडेड बाय 5 तो 15 टू 1.5 नियरली, तो ठीक है. वो अ गैस एट 60 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी. कोई गैस किसी वेसल के अंदर है, फिक्स अमाउंट ऑफ गैस है, जिसको मैंने कह दिया गैस ए एट 60 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी इन वी लीटर वेसल एट टी टेम्परेचर. ये कोई इनिशियल गैस की कंडीशन. इसमें कोई दूसरी गैस डाल दी, वह गैस 1.52 ml 1 एटमॉस्फेयर पे थी. इसको मैंने ऐसे देखा, इट्स एडेड विद गैस बी which was at 76 centimeter of mercury occupying 1.52 ml at T temperature. Temperature is same in all the situations. इसमें गैस भी डाल दी, तो मिला के जो मिक्सचर बन गया गैस A प्लस बी का, इसका टोटल प्रेशर हो गया 65 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी वी लीटर वेसल में ही टेम्परेचर T पर. अब हमने कहा कि इस वेसल और इस वेसल में गैस A इधर भी है, गैस A इधर भी है, वही वॉल्यूम है और वही टेम्परेचर है. वॉल्यूम और टेम्परेचर यदि कांस्टेंट रहता है तो गैस का पार्शियल प्रेशर सेम रहता है. इधर गैस ए का प्रेशर 60 सेंटीमीटर है, इधर भी गैस ए का प्रेशर 60 सेंटीमीटर होना चाहिए. अब गैस बी के लिए हम कहते हैं सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर मस्ट बी टोटल प्रेशर. यह टोटल प्रेशर 65 सेंटीमीटर है, इसमें गैस ए का 60 सेंटीमीटर है, मतलब गैस बी का 5 सेंटीमीटर रहना चाहिए. इसमें गैस बी का 5 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी प्रेशर है. अब हम गैस बी के लिए इधर और इधर देखते हैं. गैस बी के लिए इधर जो टेम्परेचर है वही टेम्परेचर इधर है, इधर जो मास है वही मास इधर है. इन दोनों सिचुएशन में गैस बी के लिए टेम्परेचर और मोल्स कांस्टेंट है. और टेम्परेचर और मोल्स यदि कांस्टेंट है तो बॉयल्स लॉ लगाया जा सकता है P1V1 इक्वल टू P2V2. P1V1 गैस ए के लिए, P2V2 गैस बी के लिए, और इस तरह से हमने इक्वेट कर दिया और हमें वॉल्यूम भी मिल गया. नाउ we'll solve 22nd problem. A cylinder contain helium at 10 atmosphere have a small orifice through which helium escapes at a rate of effusion दे रखा है 3.4 millimoles per hour. How long would it take for 10 millimoles of CO to leak through the same orifice if CO is kept in the same condition? 10 millimoles
ऑफ CO। देखिए सब कुछ कंडीशन सेम है। सबसे पहले रेट ऑफ इफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। ग्राहम्स लॉ, इधर मॉलिक्यूलर वेट में डिफरेंस है। हीलियम का मॉलिक्यूलर वेट है 4, कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट है 28। रेट ऑफ इफ्यूजन में सिर्फ इसलिए फर्क आएगा क्योंकि दोनों गैस के मॉलिक्यूलर वेट में डिफरेंस है। मैं कहूंगा R1 अपॉन R2 इज अंडर रूट ऑफ M2 अपॉन M1। हीलियम के लिए R1 लिखता हूं मैं, इट्स 3.4 मिलीमोल्स पर आर। रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड मुझे निकालना है, अंडर रूट ऑफ M2 की जगह 28 और M1 की जगह 4। कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट 28 है, तो रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया 3.4 बाय रूट 7 मिलीमोल्स पर आर। यह कार्बन मोनोऑक्साइड का रेट ऑफ इफ्यूजन। नाउ सपोज इट टेक्स T hours फॉर इफ्यूजन। इस इफ्यूजन फिनोमेना में T hours लगते हैं, तो T hours में कितने मोल्स इफ्यूज जाएंगे? 3.4 बाय रूट 7 मिलीमोल्स पर आर इनटू T hours must be equal to 10 millimoles. So this time in hours would be 10 millimoles से millimole cancelled, 10 into root 7 by 3.4 hours। इतने घंटे में कार्बन मोनोऑक्साइड, दी गई कार्बन मोनोऑक्साइड इफ्यूज हो जाएगी। जरा ध्यान से इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को देख लीजिए। मैं 23rd प्रॉब्लम करूंगा इसके बाद। द मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन 3:1 वॉल्यूम रेशो। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन in 3:1. This is the volume ratio. Is allowed to diffuse through a porous partition. What should be the composition of initial gas diffusing out of the vessel? देखिए, this is the volume ratio initial है, कहते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन is directly proportional to root of pressure upon molecular weight. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एक तो मॉलिक्यूलर वेट में डिफरेंस है और साथ में हाइड्रोजन ज्यादा है। इनिशियली हाइड्रोजन का वॉल्यूम ज्यादा लिया, ऑक्सीजन का कम लिया, दोनों को मिला के जब हम रखेंगे तो इनफैक्ट यही पार्शियल प्रेशर रेशो हो जाएगा, यही पार्शियल प्रेशर रेशो भी हो जाएगा 3:1। जब इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीन वॉल्यूम
हाइड्रोजन ली थी, 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन ली और दोनों को मिला दिया, मिला के उसको दोनों को एक ही वेसल में रख दिया, तो हाइड्रोजन का वॉल्यूम ज्यादा होने की वजह से उसके मोल्स ज्यादा होंगे और मोल्स ज्यादा होने की वजह से उसके पार्शियल प्रेशर ज्यादा होंगे। ऑक्सीजन के वॉल्यूम कम होने की वजह से मोल्स कम होंगे, तो मोल्स कम होने से उसका पार्शियल प्रेशर भी कम हो जाएगा। इस तरह से एक ही वेसल में जब हम उनको लेकर आएंगे तो पार्शियल प्रेशर रेशो इस रेशो में बन जाएंगे। अब हम कहते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन इज अंडर रूट ऑफ partial pressure of hydrogen upon partial pressure of oxygen into molecular weight of oxygen upon molecular weight of hydrogen. So rate of diffusion of hydrogen upon rate of diffusion of oxygen is under root of partial pressure of hydrogen upon oxygen is 3/1. Molecular weight of oxygen is 32, hydrogen is 2. So this would be the initial ratio in which they would effuse out. At 20 degrees centigrade, two balloons of equal volume and porosity are filled to 2 atmosphere pressure. 20 degrees centigrade, we have got two balloons of equal volume and porosity are filled to 2 atmosphere, one with 14 kg nitrogen and other with 1 kg hydrogen. If N2 leaks to pressure of 1/2 atmosphere in 1 hour, how long will it take for hydrogen to leak to pressure of 1/2 atmosphere? अब देखिए, दोनों को इनिशियली 2 एटमॉस्फेयर पर रखा है, दोनों को फाइनली 1/2 एटमॉस्फेयर पर जाना है। हम एक बात देखें, इधर 14 kg means 14,000 upon 28 मोल्स है और इधर 1000 upon 2 मोल्स है, मीन्स इसमें भी 500 मोल्स है, इसमें भी 500 मोल्स है। दोनों में नंबर ऑफ मोल्स सेम रखे गए, दोनों का वॉल्यूम सेम, दोनों का इनिशियल प्रेशर सेम, फाइनल प्रेशर सेम, टेम्परेचर भी सेम, मीन्स सेम टेम्परेचर, सेम वॉल्यूम, सेम नंबर ऑफ मोल्स and same initial and final pressures. Initial and final pressure value, ये सारी चीज सेम है, सेम टेम्परेचर, सेम वॉल्यूम, सेम नंबर ऑफ मोल्स। फर्क क्या है? डिफरेंस इन गैसेस एंड द रेट ऑफ डिफ्यूजन। हम कहते हैं, इस केस में हम कहेंगे रेट is directly proportional to 1/√, of molecular weight. अब एक बात और मैं बताता हूं, जितना ज्यादा रेट होता है डिफ्यूजन में, उतना ही समय कम लगता है। रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। I will say R1 upon R2 is under root of M2 upon M1 or T2 by T1. Here T is the time. रेट जितना ज्यादा होता है, डिफ्यूजन में लगने वाला समय उतना ही कम हो जाता है। मैं R1
अपॉन R2 ऐसा का ऐसा ही लिख रहा हूं. M2 is hydrogen which is under root of 2. M1 is nitrogen which is 28 is equal to T2. T2 is time taken for hydrogen जो हमें निकालना है, और T1 उन्होंने दे रखा है नाइट्रोजन के लिए 1 hour. Solve for T2. T2 comes out to be 1 into under root of 1 by 14 hours. ट्वेंटी-नाइन्थ प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को बड़े ध्यान से देखें एंड देन विल सॉल्व 30th प्रॉब्लम. आज के दिन हम डीपीएस नंबर 1 और डीपीएस नंबर 2 ही करते हैं. एक लेक्चर और ले लूंगा मैं जिसमें डीपीएस नंबर 3 सॉल्व करवा दूंगा, और फिर गैसियस स्टेट पूरी तरह से थ्योरी के साथ प्रॉब्लम्स के डाउट डिस्कशन के साथ फिनिश हो जाएगा, एंड देन विल कंटिन्यू विद द another chapter. 30th problem. Naturally occurring fluorine is entirely F19. This is natural fluorine. But suppose we have 50% F19 and 50% F20. Whether gaseous diffusion of UF6 would then work to separate uranium 235 and uranium 238. Definitely it would work. It would work. आप ध्यान से समझें. UF6 यह इसमें फ्लोरीन 235 एंड इसमें यूरेनियम 235. देखिए उन्होंने पूछा क्या है, इस बात को समझे. यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238 दोनों को सेपरेट करने के लिए डिफ्यूजन या डिफ्यूजन वाला मेथड इस्तेमाल करते हैं कुछ इस तरह से, जैसे UF6 फॉर यूरेनियम 235 एंड F19. And for uranium 238 and F19 इसके लिए मॉलिक्यूलर वेट होता 235 प्लस 6 into 19 M1, और इसके लिए मॉलिक्यूलर वेट होता 238 प्लस 6 into 19. यदि प्योर F19 होता तब, इन दैट केस M1 की वैल्यू होती 6 into 19 प्लस 235. जरा मुझको करके बता देंगे. 6 into 19 प्लस 235. 3 6 into 19 प्लस 235. 349 आ रहा है मेरे.
6 into 19 is equal to this 114 plus 235 349 और इसका मॉलिक्यूलर वेट आएगा 352। अब हम कहते हैं सिंस देयर इज डिफरेंस इन मॉलिक्यूलर वेट्स ऑफ द कंपाउंड, hence their rate of diffusion would be different, hence the two isotopes would separate. Rate is inversely proportional to square root of molecular weight. Since there is difference in M, hence rate of diffusion differ. And hence the two isotopes get separated. Hence two isotopes get separated. दोनों आइसोटोप सेपरेट हो जाएंगे। जो हल्का आइसोटोप है वो तेजी से डिफ्यूज होकर आगे निकल जाएगा और जो भारी आइसोटोप है वो धीमा डिफ्यूज होते हुए पीछे रह जाएगा। इस तरह से यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238 सेपरेट हो जाएंगे। अब उनने खास जो सवाल पूछा है, क्या यही चीज हम 50% F19 और 50% F20 के साथ में अप्लाई कर सकते हैं? मैं कहता हूं अभी भी कर सकते हैं। अभी बस डिफरेंस यह आएगा कि सिंस वी हैव गॉट 50% F19 एंड 50% F20, हेंस इक्विवेलेंट F जो लेना होगा वो हमें F19.5 लेना होगा। इस वजह से अब M1 हम लिखेंगे फॉर UF6 फॉर यूरेनियम 235, M1 हम लिखेंगे 235 प्लस 6 इंटू 19.5, तो M1 अब हो जाएगा 352.5 या 352 हाँ। While for यूरेनियम 238 अब M2 हम लिखेंगे 238 प्लस 6 इंटू 19.5, तो M2 हो जाएगा कितना 355। लॉजिक अभी भी वही रहेगा, लॉजिक अभी भी वही रहेगा। Since there is a difference in molecular weight, UF6 का यह कंपाउंड, यूरेनियम 235 वाला यह कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर वेट 352 है, और यूरेनियम 238 वाला कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर वेट 355 है। इन दोनों कंपाउंड, इन दोनों गैसियस कंपाउंड के मॉलिक्यूलर वेट में डिफरेंस है। देयर इज अ डिफरेंस इन मॉलिक्यूलर वेट, हेंस the rate of diffusion would differ for the two gaseous compound. दोनों gaseous compound का rate of diffusion में डिफरेंस रहेगा। एक गैस तेजी से डिफ्यूज होगी, एक गैस तेजी से आगे बढ़ेगी, हल्की गैस तेजी से आगे बढ़ेगी और दूसरी गैस धीमी आगे बढ़ेगी, भारी गैस धीमी आगे बढ़ेगी। तो हल्की गैस ज्यादा आगे बढ़ती हुई उसको पहले कलेक्ट कर, और जो भारी गैस जो धीरे धीरे आगे बढ़ी है उसको बाद में कलेक्ट करेंगे। इस तरह से दोनों गैस अलग अलग समय पर कलेक्ट करते हुए हम यूरेनियम 235 को यूरेनियम 238 को सेपरेट कर सकते हैं। यूरेनियम 238 वाला कंपाउंड धीमा डिफ्यूज होएगा
यूरेनियम 235 वाला कंपाउंड तेजी से डिफ्यूज होएगा और इस तरह से दोनों के रेट ऑफ डिफ्यूजन में डिफरेंस आ जाएगा और दोनों आइसोटोप्स को सेपरेट करा जा सकेगा। दिस इज द मेथड बाय विच यूरेनियम इज एनरिच्ड बाय अमेरिका। अमेरिका जो यूरेनियम 235 का एनरिचमेंट करता है वह इसी मेथड से करता है एंड दिस यूरेनियम इज 235 is used as a nuclear fuel in nuclear reactors. That's all regarding the discussion of DPS number 1 and DPS number 2. अब मेरा कल ही लेक्चर है, मैं कल के लेक्चर में DPS नंबर 3 डिस्कस करा दूंगा और गैसियस स्टेट को पूरे डिस्कशन के साथ में कल के दिन फिनिश डिक्लेयर करूंगा और उसके बाद के लेक्चर्स में मैं फिजिकल केमिस्ट्री का अगला चैप्टर स्टार्ट करवा दूंगा। आपके पास में समय है आज से कल तक का पूरा DPS 3 अटेम्प्ट कर डालिए। जितने अधिक से अधिक प्रॉब्लम्स आप कर सकते हैं कर लीजिए, जो नहीं आते हैं उनको मार्क करके रखिए। जितने डाउट आप पूछेंगे वो सारे इसी तरह से मैं पहले लिख दूंगा और उनको लाइन से डिस्कस कराता जाऊंगा। यदि आप अच्छी तरह से मेहनत कर लेंगे तो पूरा गैसियस स्टेट कल तक आपका फिनिश हो जाएगा। यदि अभी भी आपने इन प्रॉब्लम्स को नहीं करा है तो अभी घर पे जाके अटेम्प्ट कीजिएगा, देखिएगा, सारे सॉल्यूशन आपके पास लिखे ही हुए हैं। इसके बाद गैसियस स्टेट पूरा सॉलिड हो जाना चाहिए। गैसियस स्टेट पर एग्जामिनेशन में कैसा भी सवाल पूछा जाए, इट मे बी एग्जाम लाइक IIT JEE, AIEEE और AIPMT और 12th बोर्ड और 11th क्लास, सब एग्जामिनेशन में आपको जवाब देना आना चाहिए। आज के दिन हम इतना ही कराते हैं। गुड बाय, गुड डे, बी प्रिपेयर्ड विथ DPS नंबर 3 बाय टुमारो। बाय बाय।